हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स देख लिए हैं। उसी सीरीज का ये लेक्चर नंबर आपका 4th रहेगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो आपकी किताब का जो टाइटल है उस किताब में लिखा गया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उस किताब का नाम क्या है या टाइटल का नाम क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट नाउ जो ये टॉपिक है इसमें है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बनाया जाता है, और इसी के अंदर इंक्लूड करके हम ये भी पढ़ेंगे, आपकी बुक में ये हेडिंग दिया होगा। हेडिंग क्या है आपका, द अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले लेक्चर में हमने, इस सीरीज का पहला लेक्चर जो था उसमें हमने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग देखी। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे लिंक्स दे दूंगा, पहले आप वो देखें। ठीक है, दूसरे में हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, कि फ्रांस में किस तरीके से रेवोल्यूशन होता है और नेशन एक आइडिया लोगों के सामने आता है, नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, फिर ये लोग पूरे के पूरे यूरोप में इसको फैलाने का काम करते हैं शुरू। तीसरा लेक्चर हमने देखा नेपोलियन किस तरीके से पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और पावर को कंट्रोल करने के बाद वो नेपोलियनिक कोड देता है, या फिर कोड ऑफ 1804। तो अभी तक हमने ये 3 लेक्चर देखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे पहले, आप प्लीज वो देखें, तब आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ आएगा। चलिए, तो आज हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर है हमारे पास 4th। चलो जी, आप देखिए, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से बनाया जाता है। सर अगर ये बोला जा रहा है कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, के यूरोप में नेशनलिज्म बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब एज ऑफ नाउ, इस वक्त तक, क्या सर वहां पे नेशनलिज्म नहीं था? जी, वहां पे नेशनलिज्म नहीं था। ठीक है, अभी तो यही है ना बात, कि फिर उसका मतलब नेशनलिज्म नहीं होगा, नेशन के लिए प्यार नहीं होगा। और सर अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, वाई, क्यों नहीं था, वाई? दोस्तों वेरी सिंपल मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आप यूरोप देखोगे ना, अगर आप यूरोप देखोगे तो यूरोप में जो कंट्रीज थी ना, वो पहली बात छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में बटी हुई थी, यानी कि छोटे छोटे एरियाज में बटे हुए थे। ठीक है, ये सारे के सारे जो एरियाज थे, नंबर 1 ये अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। दूसरा, अपनी अपनी इनकी एथनिसिटी थी। तीसरा, ठीक है, एक तो ये हो गया अपना अपना इनके पास कल्चर था। सर मतलब समझ नहीं आया, अब समझो ध्यान से। अपने अपने लैंग्वेज का मतलब, टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलते हैं, बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं या हिंदी बोलते, उत्तर प्रदेश के लोग भी हिंदी बोलते हैं, समझ रहे? तो अब देखेंगे, अब इनका कल्चर भी अलग अलग है, कश्मीरी का कल्चर अलग है, पंजाबी का कल्चर अलग है। तो जब इतना ज्यादा डिफरेंस होता है ना, तो नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन कुछ ऐसा है जिस वजह से नेशनलिज्म भी जागता है। जैसे कि इंडियन फ्लैग है, कॉमन हिस्ट्री है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब यूरोप में भी यही पंगा था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट एथनिसिटी थी। एथनिसिटी का मतलब होता है डिफरेंट रेस। डिफरेंट रेस का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे एक इलाके के बंदे दूसरे इलाके के बंदों से अलग दिखते हैं। अगर आप कश्मीर के बंदों को देखोगे तो बहुत लंबे, ठीक है, लंबी लंबी नाक, गोरे, ब्राइट कलर स्किन। वहीं अगर आप साउथ इंडिया देखेंगे तो हाइट, मतलब उतनी ज्यादा हाइट नहीं है, स्किन जो है वो आपकी ब्लैक कलर है या फिर डार्क स्किन आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर आप सेंट्रल इंडिया में चले जाएं या नॉर्दर्न इंडिया के बाकी पार्ट्स में देखेंगे, ना बहुत गोरे ना बहुत काले, मीडियम मीडियम ब्राउन ब्राउन कलर है। तो ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। वैसे ही यूरोप में डिफरेंट एथनिसिटीज थी लोगों की, अपना अपना कल्चर था, अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं थे, तो नेशनलिज्म नहीं था। बट यही तो देखना है कि नेशनलिज्म नहीं था, तो अब देखेंगे क्यों नहीं था, फिर बाकी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये पॉइंट देख लो, अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन भी बताऊंगा। और डिवाइडेड टेरिटरीज थी। ठीक है, टेरिटरीज जो थी, यानी कि इलाके जो थे, एरियाज जो थे, वो डिवाइडेड थे डिफरेंट छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे,
डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोलते थे, ना ही उनका कोई कॉमन कल्चर था और ना ही उनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी थी। ठीक है, कुछ भी उनमें कॉमन नहीं था। अब मैं आपकी किताब के हिसाब से आपको थोड़ा समझाता हूं। अच्छा देख ले, अच्छा देखो, पहली बात, चलो लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ लेंगे, लाइन बाय लाइन इनको हम पढ़ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बोरा जी, अगर आप बात करें जर्मनी की, दूसरा इटली की और तीसरा स्विट्जरलैंड की, तो जर्मनी जो है बोल रहा है वो डिफरेंट किंगडम्स में बटा हुआ था, इटली जो है वो डिफरेंट डचीज में बटा हुआ था, स्विट्जरलैंड जो है डिफरेंट कैंटोन्स में बटा हुआ था, हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, उनकी अपनी अपनी टेरिटरीज थी। सर मेरे को समझ नहीं आया, नहीं समझ आया, लो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप देखोगे तो इंडिया है, ठीक है जी, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेरी बात समझ रहे, ये आज की आपकी डिवीजन है, ये आज की अपनी टेरिटरीज की डिवीजन है। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे होता था, देखो फॉर एग्जांपल के लिए अंग्रेजों के टाइम पे अगर आप बात करें तो साउथ इंडिया की अगर आप बात करें उस वक्त जब इन 1947 से पहले आप देखेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट मान लो एग्जाम्पल है जी मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ मद्रास जो है ये मान लो जी डिफरेंट प्रोविंसेस में बटा हुआ था, ठीक है, डिफरेंट प्रोविंसेस में बटा हुआ था, या आप ये बोल सकते हैं कि वो डिफरेंट तालुकाज में बटा हुआ था, ठीक है, या फिर ये डिफरेंट परगान्स में बटा हुआ था। सर ये क्या चीज है, ये कुछ चीजें नहीं है, ये सिंपली डिवीजन, एक इलाके को डिवाइड करने के डिफरेंट नाम है, डिफरेंट नाम है। आज हम स्टेट्स बोलते हैं, किसी इलाके में कुछ बोलते हैं, किसी इलाके में कुछ बोलते हैं, किसी इलाके में, जैसे मुगल डायनेस्टी की बात करें तो मुगल डायनेस्टी में जो प्रोविंसेस थे उन्होंने जो बांटे हुई थी ना टेरिटरीज, उन प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था, सूबा, उनको क्या बोला जाता था, सूबा। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो ये देखें आप, वेट, इसी तरीके से आप देखें जो जर्मनी है आपका, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी भी एक यूरोप का देश है, ठीक है, तो जर्मनी जो है ये किस में बटा हुआ था, किंगडम्स में। किंगडम का मतलब होता है छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे स्टेट्स, तो जर्मनी वर डिवाइडेड इनटू मेनी किंगडम्स। इटली जो था, इटली देश जो है वो बटा हुआ था किसमें, डचीज। सर डचीज भी किंगडम ही है, सेम समझ लेना, ठीक है, वेट, चलो, और स्विट्जरलैंड जो है ये बटा था डिफरेंट कैंटोन्स में, मतलब सेम ही है सभी का, डोंट वरी, ठीक है। तो जर्मनी बटा हुआ था किंगडम्स में, अच्छा उसके बाद इटली बटा हुआ था आपका डचीज में, और स्विट्जरलैंड बटा हुआ था आपके कैंटोन्स में, ठीक है। चलो जी, तो बोला ये इस तरीके से इनकी डिविजन्स आपको देखने को मिलती हैं। इसी के बाद दूसरा बोलते हैं जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। देखो यूरोप की अगर आप बात करोगे, यूरोप की बात करोगे तो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट और यूरोप का सेंट्रल पार्ट बोल रहा है वो किसके अंडर में थे, मोनार्कीज के अंडर में थे। मोनार्कीज क्या होता है, राजा का रूल, जहां पे एक राजा रूल करता है, तो यहाँ पे क्या थी, मोनार्की थी। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच दे लिव डाइवर्स पीपल, और यहाँ पे डाइवर्स पीपल जो है वो रह रहे थे। जैसे इंडिया में भी बड़े सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी रह रहे थे। बोला ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो क्या बोलता है, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ, वो अपने आप को नहीं देखते थे, कैसे नहीं देखते थे, एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। बोला जी हमारी कोई इकट्ठी पहचान नहीं है, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे 1900 से पहले पंजाब वाला बोलता था हम पंजाबी है, ठीक है जी, साउथ वाला जो है वो बोलेगा जी हम मद्रासी है, या हम तेलुगु हैं, या हम कन्नड़ है, समझ रहे हैं, तो कोई भी अपने आप को इंडियंस नहीं बोलता था। वैसे ही ये बोल रहा है दे डिडंट शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी और एक कॉमन कल्चर, बोलते कॉमन कल्चर भी नहीं है हमारा। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो मैंने आपको पीछे बताया वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, और वो बिलोंग करते थे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को। अब इतने ज्यादा डिफरेंस था तो कैसे नेशनलिज्म हो सकता था, कैसे नेशनलिज्म हो सकता था, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहां पे आपको क्या बोलना है, बोला जर्मनी में या फिर सॉरी यूरोप में नेशनलिज्म, अभी तक नेशनलिज्म यूरोप में नहीं था। सर क्यों नहीं था, आप बोलेंगे क्योंकि डिफरेंट टेरिटरीज थी, पहली बात तो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज थी। सर क्यों डिफरेंट टेरिटरीज थी,
जैसे बोला जी जर्मनी जो है सर ये छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, ठीक है, किंगडम्स बटा हुआ था। देन स्विट्जरलैंड जो है ये डिफरेंट कैंटोन्स में बटा हुआ था, ठीक है। इटली जो है सर ये डचेस में बटा हुआ था, ठीक है। अब ये पहले तो इस तरीके से बटे हुए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, तो सर तभी भी इनमें कुछ कॉमन नहीं था। इनका सर डिफरेंट कल्चर था, कल्चर भी अलग था सर। इनकी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स भी ये अलग अलग ही थी, और ना ही इनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी थी। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई भी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, सेम इंडिया की तरह, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक हमने देख लिया। नाउ अगली आपके बुक में जो हेडिंग आती है दोस्तों बच्चों, वो क्या है आपका, वो है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब ये अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास क्यों बोला गया है? देखो अब यहाँ पे ना आपको दो ग्रुप्स का मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स का मेंशन किया, बट रादर यहाँ पे तीन ग्रुप्स का मेंशन करना हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लो, नंबर वन है अरिस्टोक्रेसी, ठीक है जी। नंबर दो है पेजेंट्स, और नंबर तीन है आपका न्यू मिडिल क्लास। अगर आप यूरोप को देखें इस एज ऑफ नाउ, जब हम यूरोप की बात करने लगी गए हैं, तो अगर आप यूरोप को देखो तो ये तीन मेन ग्रुप्स जो थे एक सोसाइटी को बना रहे थे। यानी कि अगर यूरोप में देखें तो ये तीन ही तरीके के लोग थे, तीन ही कैटेगरी के लोग थे, ठीक है जी। पहला है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब वो लोग जिनके पास पावर है, पावर मतलब जो किंग्स हैं, क्वींस हैं, और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये क्या है, अरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, पावरफुल लोग। दूसरा है पीजेंट्स। पीजेंट का मतलब क्या है, ये लोग क्या है, किसान। ये लोग क्या है जी, किसान है। ये लोग क्या है जी, फार्मर्स हैं, ये एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तीसरा है न्यू मिडिल क्लास। आप देखेंगे यूरोप में इसी वक्त पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और इंडस्ट्रीज का राइज होता है, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बनाई जाती है। तो इंडस्ट्रीज बनाने की वजह से तो आप देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रीज को ओन करते थे उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। देखो इनके पास तो पैसा है ही, ठीक है। तो अब इनके पास भी पैसा आता है, तो ये बनते हैं, एक नई क्लास बन जाती है सोसाइटी में, वो है न्यू मिडिल क्लास। सर इस न्यू मिडिल क्लास में कौन कौन थे? इसमें थे प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मतलब ये इसमें डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, ट्रेडर्स थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे, ठीक। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इनसे तो पावर इनकी कम थी, लेकिन इनसे पावर इनकी ज्यादा थी। क्यों? ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे और इनके पास पैसा भी था, तभी क्या लिखा है, मिडिल क्लास। देखो ये तो हो गया ना बिल्कुल टॉप के रिच बंदे, पेजेंट है, गरीब है, ये सबसे लोअर क्लास, और ये बंदे कौन हो गए, मिडिल क्लास। अभी इसी के बारे में हमने पढ़ना है, इसी के बारे में हमने पढ़ना है। चलो जी देख लें, अरिस्टोक्रेसी एट द न्यू मिडिल क्लास। जैसे मैंने बताया सोसाइटी आपकी इन तीन विंग्स में डिवाइडेड थी। पहला अरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीजेंट्री, और तीसरा आपका मिडिल क्लास, ठीक। चलो जी, अरिस्टोक्रेसी की बात हम कर लेते हैं। अरिस्टोक्रेसी मैंने आपको बता दिया, ये वो थे, अरिस्टोक्रेसी वो थे जो बड़े पावरफुल लोग थे, ठीक है, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, ठीक है। द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी बोथ सोशली एंड पॉलिटिकली वॉज डोमिनेंट क्लास इन यूरोप। डोमिनेंट क्लास समझ रहे हैं, पूरा समाज के हिसाब से भी और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी, यानी कि पॉलिटिकल भी इनके पास बड़ी बड़ी पावर्स होती थी और सोसाइटी में भी इनके पास पावर होती थी। सोसाइटी में पावर होने का मतलब यह है इनको लोग इज्जत मान से देखते थे, भाई जिसके पास पैसा होता है उसको इज्जत मान से देखते हैं लोग। तो ये जो ग्रुप था, तो ये सोशली भी बड़ा ज्यादा डोमिनेंट था, पॉलिटिकली भी बड़ा ज्यादा डोमिनेंट था, बट न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नंबर बड़ा कम था, ये लोग बहुत कम थे। आज अगर इंडिया की भी अगर आप बात करें तो इंडिया में जो 90% पैसा है, इंडिया में जो 90% पैसा है वो सिर्फ 10% लोगों के पास ही है, ठीक है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, अंबानी है, अडानी है, बिरला है, टाटा है,
इनके पास सारा का सारा पैसा है। बाकी सब लोग जो है, जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं, वो क्या है, मिडिल क्लास है या फिर गरीब है, वही लिखता है। तो इनका नंबर जो है बड़ा स्मॉल था, लेकिन इनकी पावर बहुत ज्यादा थी। सोशल पावर भी ज्यादा थी, पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, देखिए, दे ओन्ड लार्ज स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब बड़ी बड़ी जमीनें ये होल्ड करते थे इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरियाज। रूरल एरियाज का मतलब होता है विलेजेस, गांव के इलाकों में, गांव देहात के इलाके में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें इनके पास हुआ करती थी। और टाउन हाउसेस भी ये क्या करते थे, होल्ड करते थे, यानी कि टाउन में भी इनके बड़े बड़े घर थे। तो रूरल एरियाज में बहुत इनकी जमीनें थी, टाउन एरियाज में भी इनका दबदबा था। ठीक है, अब इनमें एक कॉमन चीज देखें आप, क्या था, दे स्पोक फ्रेंच। बोल रहे ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, एंड वर कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। यानी कि ये वो लोग थे, पहली बात तो ये बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़े ज्यादा पैसे वाले लोग थे, और ये बंदे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कैसे, बाय द मैरिजेस। बाय मैरिजेस, मैरिजेस मतलब ये होता है, पावरफुल बंदे की जो शादी है वो करेगा, वो दूसरे पावरफुल बंदे के साथ ही करता है। ठीक है, क्यों पावरफुल बंदे के साथ शादी करेगा, ताकि ये और बंदा पावरफुल हो जाए, इसकी भी पावर मिल जाएगी, उसकी भी पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बंदे आपस में जुड़े हुए थे। नंबर इनका बड़ा कम था, पैसे वाले लोग थे, पॉलिटिकली सोशली बहुत ज्यादा डोमिनेंट क्लास था, नंबर कम था, लेकिन आपस में इनकी बड़ी ज्यादा बनती थी, समझ गए, और इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, समझ गए, सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास पिजेंट्री। दूसरा जो क्लास है, आपको इसके बारे में समझना है। पिजेंट्री का मतलब आपको पता ही है, ये क्या है, ये किसान है, ये विलेजेस है। बोला जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड ऑफ पिजेंट्री। ठीक है, वो तो कमी पॉपुलेशन थे, मान लो 10-20%। बाकी की जो पॉपुलेशन है आपकी, लगभग 60% या 70% जो पॉपुलेशन थी, उससे कौन, उसमें कौन आता था, पिजेंट्री आते थे। बोलते इन वेस्टर्न यूरोप, मैं आपको बताऊंगा बाद में वेस्टर्न यूरोप ईस्टर्न यूरोप क्या है। ठीक है, द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स and small owners, while in the eastern and central Europe land holdings were cultivated by serfs. serfs का मतलब क्या होता है, slaves। देखो, पहले पिजेंट्री के बारे में आपको क्या बताता है, बोरा पिजेंट्री जो है एक मेजॉरिटी ग्रुप था। पीजन्स जो थे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की थी, समझ गए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं। अब ये लोग क्या करते थे, बोरा जी, इन वेस्टर्न यूरोप, यूरोप के वेस्टर्न इलाके में अगर आप देखेंगे, तो जो लैंड था उसको कौन कौन जुताई उसकी करता था, टिनेंट्स करते थे। टिनेंट्स कौन है, किराए के, ठीक है, किराए पे काम करने वाले जो मजदूर है ना, किराए पे काम करने वाले जो किसान है, वो काम करते हैं, यानी कि दिहाड़ीदार बोल सकते हैं, यानी कि लेबर आप बोल सकते हैं। तो ये क्या करते थे, वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप में करते थे। या फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्मॉल ओनर्स थे, वो अपनी जमीन को खुद ही जुताई करते थे। यानी कि स्मॉल ओनर्स मतलब जिनके पास छोटी छोटी जमीनें थी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें नहीं थी। बड़ी बड़ी जमीनें किसके पास थी, अरिस्टोक्रेसी के पास थी। तो इनके पास छोटी छोटी जमीनें थी, या तो ये जोतते थे, या फिर ये जो टेनेंट्स थे, किराए के जो ये किसान थे, जो किराए के जो लेबर थे, वो करते थे। वहीं और ईस्टर्न और सेंट्रल अगर आप यूरोप की बात करें, तो वहां पे किससे काम कराया जाता था, खेतों में सर्व से, यानी कि वो कौन थे, स्लेव्स। तो खेतों में स्लेव से काम कराया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं यूरोप का मैप, देखो। चलो, तो एक बार आप ये देख लें, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ यूरोप का, ठीक है। अगर आप ये इलाका देखें, ये आ गया जी आपका जर्मनी, ठीक है, ये आ गया जी आपका पोलैंड, ठीक है, ये आ गया जी आपका हंगेरी, ठीक। ये इलाका है सेंट्रल यूरोप, ठीक है जी, सेंट्रल यूरोप। ये इलाका, इसके बाद में आपका देखेंगे, ये आ गया यूनाइटेड किंगडम, ये आ गया जी आपका फ्रांस, ये आ गया जी आपका स्पेन, ये आ गया जी मोनाको, ठीक है, ये आ गया जी इटली, ये आ गया जी आपका वेस्टर्न यूरोप। और ये आ गया आपका ईस्टर्न यूरोप, यानी कि रशिया है, फिनलैंड है, वो छोड़ दे आप, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स है। ये देखेंगे रोमेनिया है, बल्गेरिया है, यूक्रेन है। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न, और वो हो गया आपका वेस्टर्न यूरोप, और ये सेंट्रल, समझ गए। तो यही आपको बता रहा है कि किस इलाके में कौन कौन बंदे जो थे, वो खेतों पे काम किया करते थे, और ये हमने बड़े अच्छे से देख लिया। अब चलते हैं वापस।
चलो जी, वही देख लो दोबारा से, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप आप कह सकते हैं, फ्रांस जो है आपका, स्पेन जो है, यहां पे लोग थे, कौन काम करता था, टेनेंट्स काम करता था। वहीं आप कहते हैं सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, यानी कि आपका रशिया, पोलैंड जो था, उन रीजन में स्लेव्स काम किया करते थे। पहले आपने इसने पीसेंट्री के बारे में बताया, इसमें कुछ नहीं करना, आपको तीनों क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। पहले अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी नंबर में कम थे, पावरफुल बंदे थे, बड़ी बड़ी एस्टेट्स इनके पास थी, आपस में जुड़े हुए थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। दूसरा है जी आपके पास पीसेंट्री, पीसेंट्री मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बनाते थे, सबसे ज्यादा नंबर पीसेंट्री का ही था। और ये लोग क्या थे, आम किसान थे, ये लोगों के खेतों में काम करते थे। या तो ये बंदे टेनेंट्स थे, और या ये बंदे बेचारे क्या थे, स्लेव थे, सर्व्स थे। अब तीसरा जो है आपका, नई क्लास सामने आती है, मिडिल क्लास। नई क्लास सामने आती है, मिडिल क्लास। नाउ ये मिडिल क्लास जो है, ये आपके प्रोफेशनल लोग हैं, नौकरी करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेड्स, जो ट्रेड करने वाले। मिडिल क्लास समझ रहे ना, मिडिल क्लास का मतलब क्या है, ना तो बहुत ऊपर ना तो बहुत नीचे पैसों में, ये मिडिल है, बीच में है। वो कैसे हुआ, क्योंकि इसके पास पैसा आ गया, पहले ये भी गरीब था, इसके पास पैसा आ गया। देखो अभी इसमें समझो, बोलते इन दी वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एक नया सोशल ग्रुप एमर्ज हुआ सोसाइटी में। दे वर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ये कौन सी पॉपुलेशन थी, वर्किंग क्लास, काम करने वाली ये भी पॉपुलेशन थी, समझ गए। एंड द मिडिल क्लास हु वर मेड अप ऑफ इंडस्ट्रीज, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में मैंने आपको बता दिया जी, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये लोग किसमें आते थे, मिडिल क्लास में आते थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास that the ideas of nationality, unity and abolition of aristocracy privileges gained popularity। very 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 important, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है यही वो क्लास है, मिडिल क्लास ही है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है, आइडिया ऑफ नेशनैलिटी, कि एक नेशन होना चाहिए हमारा। दूसरा यूनिटी, ठीक है जी, नेशन के हिसाब से यूनिटी हो, आपस में भाईचारा हो। और एबॉलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, अरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे उनके पास जो बेनिफिट्स थे, जो प्रिविलेजेस थे, बड़ी बड़ी उनके पास जमीनें थी और सारे के सारे बेनिफिट्स वो अपने पास रखते थे, ये मिडिल क्लास ने उसको चैलेंज किया। मिडिल क्लास बोलता है वो सारी अपॉर्चुनिटीज हमें भी मिलनी चाहिए। क्यों आप सारे के सारे लैंड पे कब्जा करके बैठे हो, समझ रहे हो, क्यों आप सोशली और पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिबर्टी आनी चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिबरलिज्म आना चाहिए, यहाँ पे काम करने की आजादी आनी चाहिए। और ये तब आएगी जब नेशनलिज्म आएगा। नेशनलिज्म का मतलब सिंपल है, जब लोग जुड़ेंगे, जब लोगों में यूनिटी आएगी। एक बंदा आवाज उठाएगा तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो ये मिडिल क्लास बंदों ने ना आवाज उठाना स्टार्ट की। अब दोस्तों एक खास बात ये है, मिडिल क्लास बंदा जो है ये एजुकेटेड भी है साथ साथ में, ठीक है ना, पैसा तो इसके पास आया, और दूसरा ये एजुकेटेड भी है। एजुकेटेड बंदा ही अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाएगा। गरीब बंदा जो होगा, अनएजुकेटेड बंदा होगा, उसको इस बात का ज्यादा नहीं पता होगा, समझ रहे हो। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ही थी जिसने नेशनलिज्म पे फोकस ज्यादा किया, जब हम यूरोप की बात करते हैं, ठीक है जी। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक होगा, यहां तक ही रखेंगे इसको, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। बोला ना हमने कि उन्होंने नेशनलिज्म की बात की, किसने की, मिडिल क्लास ने की। तो हम ये देखेंगे कि उनके हिसाब से नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का क्या मतलब था, वो किस लिबर्टी की बात कर रहे थे, वो किस लिबर्टी को पाना चाहते थे। दोस्तों अगर आपको इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और इससे भी अच्छे वर्ड फाइल्स बने होंगे, सब चीजें जो जो समझाई हैं उसमें लिखी होंगी, और इसी के साथ में आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशन, और जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। उसके बाद में अच्छा, नोबल करियर क्लासेस, नोबल करियर क्लासेस के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपका नंबर डालकर रजिस्टर कर लेंगे, उसमें क्लास 10 के कोर्स में जाके आप एनरोल कर लेंगे। वहां पे आपको सारे के सारे पीडीएफ और ये जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं
उनके भी एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा अच्छा कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि नोबल करियर क्लासेस पे आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है एक अलग ढंग से, अलग अंदाज से। बाकी भी हमारे वीडियोस आप जरूर चेकआउट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।